रीडिंग बूस्टर स्लाइड पहली है, एक बार इसको पॉज करके वीडियो पढ़ लेना आप इसको, के बाद में इसको भी चाहो तो एक बार पॉज करके पढ़ लेना। आ जाइए एक बार शुरू कर देते हैं यहाँ से। इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की दुनिया में, इन प्रपोजिशन द वर्ल्ड उसका ऑब्जेक्ट है और फाइनेंस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वन ट्रूथ आपका सब्जेक्ट है, रिमेन्स आपकी वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर है। एक सच रिमेन्स क्या, कैसा, अनसेकेबल, जिस चीज को सेक करने का मतलब होता है किसी, जैसे हम सेक करते हैं ना, किसी चीज को हिलाते हैं, ठीक है, तो जिस चीज को हिलाया नहीं जा सकता है, जिस चीज को डगमगाया नहीं जा सकता है, वो वही चीज होती है अनसेकेबल। ये आपका एडजेक्टिव है, रिमेन आपकी लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, है ना। तो वन ट्रूथ रिमेन्स अनसेकेबल, और वो ट्रूथ क्या है? द यूएस डॉलर इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ करेंसीज। ये जो यूएस डॉलर है वो करेंसीज का अनडिस्प्यूटेड किंग है। आज भी हम यही तो कहते हैं कि रुपया गिर गया। अब रुपया गिरने का मतलब थोड़ा ना कि जेब से गिर गया, डॉलर के मुकाबले गिर गया। कभी आपने ये सुना कि रुपया पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले गिर गया? ना, पाकिस्तान वालों की इतनी औकात का। कभी आपने ये सुना कि यूरो के मुकाबले में रुपया गिरा है? नेवर, कभी नहीं सुना होगा आपने। हमेशा हम यही क्यों कंपैरिजन करते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया? बिकॉज द रियलिटी इज, द फैक्ट इज, द यूएस डॉलर इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ करेंसीज। ये करेंसीज का अनडिस्प्यूटेड किंग है। डेस्पाइट डूम सेयर्स प्रेडिक्टिंग, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, डूम सेयर्स उसका ऑब्जेक्ट है। डूम सेयर्स का मतलब है खास करके ये जो नेगेटिव भविष्यवाणी करते हैं ना लोग, उनको डूम सेयर बोल देते हैं। प्रिडिक्टिंग, जो कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डूम सेयर्स ऑब्जेक्ट है, प्रिडिक्टिंग आपका पार्टिसिपल है, ठीक है। तो डूम सेयर्स हु प्रिडिक्ट, उसको रिड्यूस करके प्रिडिक्टिंग कर दिया है ना। इट्स डैश डिक्लाइन, इसका कौन सा डिक्लाइन? ये जो एमिनेंट होता है इसका मतलब होता है फेमस। फेमस डिक्लाइन की तो बात ही नहीं हो रही है, फेमस तो कुछ है ही नहीं अभी। इंटरमिटेंट, इंटरमिनेंट का मतलब होता है इंटरमिनेंट, यानी कि जो बीच बीच में, धीरे धीरे। इंटरमिनेंट मतलब चीजें चलती रह रही हैं, चलती रह रही हैं थोड़े थोड़े अंतराल पे। तो इंटरमिनेंट भी इसका डिक्लाइन नहीं है, तो बढ़ता ही जा रहा है आगे। इंटरमिटेंट भी आपका नहीं बनेगा। अच्छा, ये इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट ये है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब है, जो मैं बता रहा हूँ, कि कोई चीज जो रुक रुक के ब्रेक करके चलती जाती है। और इनडिटर्मिनेंट का मतलब है जो चीज किसी को डिटरमिन ना कर पाए। जैसे डिटरमिन करने का मतलब है किसी चीज का कुछ फैक्ट वगैरह स्थापित करना, डिटरमाइन करना, ठीक है। और इनडिटर्मिनेंट का मतलब हो जाएगा जो किसी चीज को स्थापित ना कर पाए, ठीक है। और इंटरमिटेंट का मतलब है जो, मतलब बेसिकली स्पोराडिक कह सकते हैं, जो बीच बीच में आता जाता है। और इमिनेंट का मतलब है जो होने वाला है। अब डूम सेयर्स क्या कहेंगे कि डॉलर का डाउनफॉल होने वाला है, डिक्लाइन होने वाला है, तो डूम सेयर्स यही चीज प्रेडिक्ट करेंगे, तो इमिनेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे। इमिनेंट डिक्लाइन, द डॉलर कंटिन्यूज टू डोमिनेट। इस चीज के बावजूद, डेस्पाइट प्रपोजिशन थी, उसका ऑब्जेक्ट था डूम सेयर्स, प्रेडिक्टिंग पार्टिसिपल है, इसका ऑब्जेक्ट है इट्स इमिनेंट डिक्लाइन। द यूएस डॉलर सब्जेक्ट, मतलब द डॉलर सब्जेक्ट है, कॉन्टिन्यूज आपकी वर्ब है, कॉन्टिन्यू करता है किस चीज के लिए? टू डोमिनेट, किए डोमिनेट कर रहा है, किस चीज को डोमिनेट कर रहा है? ग्लोबल फाइनेंस को, विथ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ रेजिलियंस, एक ऐसी रेजिलियंस के साथ में। इस रेजिलियंस को डिफाइन करने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैज इंड्योर्ड फॉर नियरली अ सेंचुरी, जो कि इंड्योर कर चुका है, जो कि चल चुका है लगभग लगभग 100 साल के लिए, नियरली अ सेंचुरी। बट लेकिन, व्हाट एग्जैक्टली मेक्स द ग्रीन बैक द वर्ल्ड्स प्रेफर्ड करेंसी? ये जो ग्रीन बैक है, यानी कि जो डॉलर है, डॉलर को ही ग्रीन बैक बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो बट आपका कंजंक्शन है। व्हाट एग्जैक्टली मेक्स, तो व्हाट सब्जेक्ट है, एग्जैक्टली आपका बेसिकली एडवर्ब है, मेक्स आपकी वर्ब है। मेक का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द ग्रीन बैक, और ग्रीन बैक को क्या बना रहे हैं? ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द वर्ल्ड्स प्रेफर्ड करेंसी। कौन सी आखिरकार ऐसी चीज है जो इस ग्रीन बैक को, यानी कि इस डॉलर को, दुनिया की प्रेफर्ड करेंसी बना रही है? वही चीज आगे दिखाई गई है, कंसीडर दिस। अब इस बात को कंसीडर करो, वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है। नियरली 60% ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली आर इन डॉलर्स। जैसे होता है ना, आपने भी देखा होगा, अपने यहाँ भी रहता है, जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं वो हम किस में मेंटेन करते हैं? डॉलर में करते हैं। हम ही नहीं, आधी से ज्यादा दुनिया जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो किस में मेंटेन कर रही है? डॉलर में। यानी कि नियरली 60% जो ऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दुनिया के, वो किस में है? डॉलर में। यानी कि दुनिया में करेंसीज तो बहुत हैं, लेकिन डॉलर अकेला फॉरेन रिजर्व्स का 60% हिस्सा रखता है। बाई सेंट्रल वर्क्स ग्लोबली आर इन डॉलर्स। मोर देन ट्रिपल द यूरो शेयर, जितना यूरो का शेयर है उससे 3 गुने से भी ज्यादा, एंड 30 टाइम्स दैट ऑफ चाइनाज रेनमिबी। ठीक है, जो चाइना की करेंसी है रेनमिबी, इसका बेसिकली 30 गुना, और जो यूरो है उसका 3 गुना ये डॉलर का शेयर है। यानी कि अगर जो चाइना की करेंसी उसका देखा जाए तो वो दुनिया का 2% जो फॉरेन रिजर्व है वो इसमें होगा, तभी तो उसका 60% 20 गुना हो पाएगा, 30 गुना। और 20% किसके पास होगा, किस में होगा? यूरो में। तो यूरो के पास 20%, चाइना की रेनबी के पास में बेसिकली 2%। तो यानी कि अगर डॉलर को कंपेयर करके देखना है ना, यूरोपियन यूनियन कितना बड़ा है, कितने सारे देशों की करेंसी यूरो है, उसके बावजूद भी यूरो से भी 3 गुनी पावर रखता है डॉलर फॉरेन रिजर्व्स के मामले में। चाइना जो अपने आप को आज वर्ल्ड लीडर कहता है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड लीडर बन नहीं पा रहा है। वाई सो? बिकॉज द करेंसी इज नॉट स्ट्रांग इनफ। ये जो करेंसी है चाइना की, दैट इज नॉट स्ट्रांग इनफ, वो स्ट्रांग इनफ नहीं है। डॉलर के सामने जो रेनमिबी है वो नहीं टिक पाएगा। दैट्स द रियलिटी। हमारा रुपया तो क्या ही चीज़ है, जब चाइना जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी का जो करेंसी है वो अगर स्टैंड नहीं कर पा रहा है डॉलर के सामने, तो रुपए का डिक्लाइन इज नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है। आगे देखो, व्हेन देखो, इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल व्यापार में द डॉलर्स फुटप्रिंट, ये जो डॉलर का फुटप्रिंट है, इज इवन मोर स्ट्राइकिंग। ये और भी ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। जो डॉलर की वैल्यू है, जो उसका फुटप्रिंट है, वो और भी ज़्यादा स्ट्राइकिंग है, यानी कि क्लियर कट है। क्या है? व्हेन अ ब्राजीलियन एक्सपोर्टर सेल्स सोयाबीन्स टू अ चाइनीज इंपोर्टर, जब कोई ब्राजील का एक्सपोर्टर सेल करता है सोयाबीन किसी चाइनीज इंपोर्टर को, द ट्रांजैक्शन इज टिपिकली प्राइस्ड इन डॉलर्स। अब आप सोचो, कितनी अजीब बात है ना। अगर कोई ब्राजील का व्यक्ति सोयाबीन एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना के लिए, और चाइना का कोई इंपोर्टर है उसको खरीद रहा है, तो कायदे से मतलब व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? कि या तो जो ट्रेड है वो ब्राजील के करेंसी में होना चाहिए, या फिर जो ट्रेड है वो चाइना की करेंसी में होना चाहिए। बट जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू लगाई जाती है, रखी जाती है, वो किस में होती है? यूएस डॉलर। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ यूएस डॉलर। जब हम ब्रिटेन से या किसी और यूरोपियन कंट्री से, अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री से व्यापार करते हैं, तो हमें कायदे से सोचना चाहिए कि कितने रुपए का सामान अपन ले रहे हैं। जैसे फ्रांस के साथ में अपन व्यापार कर रहे हैं, राफेल खरीदे, राफेल की कीमत इंडिया किस में देता है उसको? यूरो में, रुपए में, हम्म, डॉलर में। अमेरिका इज नॉट इन्वॉल्व इन द डील, स्टिल अमेरिकन डॉलर इज इन्वॉल्व इन द डील। दिस इज व्हाट यूएस डॉलर इज, दिस इज वाई यूएस डॉलर इज सो स्ट्रांग। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझाया गया है कि द ट्रांजैक्शन इज टिपिकली प्राइस्ड इन डॉलर्स, मतलब उसका जो प्राइस रखा जाता है कि कितने रुपए का है, मतलब कितने का है, तो डॉलर में रखा जाता है। इवन आईपीएल ऑक्शन आपने अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 या 3 साल से इंडियन रुपीज में होने लगा है, लेकिन अब तक काफी टाइम तक जो आईपीएल ऑक्शन होता था ना, वो यूएस डॉलर में हुआ करता था। अब तो चलो इंडियन रुपीज में होने लगा, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम रुपीज को वैल्यू कर रहे हैं, नहीं तो डॉलर्स में होता था, यूएस डॉलर में। देखो, इवन दो, जैसे आप देखते होगे, यूएसए की क्रिकेट टीम तो अब जाके आई है 4-5 दिन से, मतलब पिछले कुछ टाइम से, वो और आ भी नहीं पाती मेन स्ट्रीम में। वो तो पाकिस्तान जैसे भिखारियों को उन्होंने हरा दिया था, तो चर्चा में आ गए थे ठीक ठाक। ठीक है, तो तब से आई है पाकिस्तान यूएसए की टीम। लेकिन जितने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं,
सब में जो प्राइज मनी होती है किस में होती है? यूएस डॉलर में। जबकि यूएसए क्रिकेट में एग्जिस्ट तक नहीं करता था, लेकिन फिर भी प्राइज मनी यूएस डॉलर। तो दिस इज व्हाट यूएस डॉलर इज, दिस इज द इम्पैक्ट, है ना। तो इवन दो डैश पार्टी इज अमेरिकन, यहाँ पे यही तो कह रहे हैं, ना तो चाइना वाला अमेरिकन है ना ब्राजील वाला, तो दोनों में से कोई पार्टी अमेरिकन नहीं है, तो नीदर पार्टी, ऑब्वियस सी बात है, पहला ही ऑप्शन। इधर नहीं कह सकते, इधर का मतलब दोनों में से कोई एक। नन दो से ज्यादा के लिए आता है, और नो तो हम दो से ज्यादा के लिए लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो, रफली हाफ ऑफ ऑल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फ्लो थ्रू डॉलर चैनल्स, यानी कि अगर कोई भी दो देशों के बीच में व्यापार होता है, तो उसमें से ऑलमोस्ट हाफ जो व्यापार है वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, तो आप पाओगे रन थ्रू, मतलब फ्लो थ्रू डॉलर चैनल्स, डॉलर्स के थ्रू होता है। एंड द करेंसी अपीयर्स ऑन वन साइड ऑफ 88% ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, यानी कि अगर हम ये देखें कि जब दो साइड के बीच में व्यापार हो रहा है, तो कम से कम एक साइड डॉलर का यूज कर रही है, ऐसा विश्व के 88% व्यापार में होता है। आई मीन द नंबर इज माइंड बॉगलिंग मेरे भाई। दुनिया में 200 के करीब देश हैं, उनके बीच में जितने व्यापार होते हैं, उनमें से कम एक पार्टी जो डॉलर में ट्रेड कर रही होती है। अगर उस नजरिए से देखें तो दुनिया का 88% व्यापार यूएस डॉलर में होता है। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर इज। देखो, द डॉलर्स डोमिनेंस डिड नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट। अब देखो, ये तो बताया कि डॉलर कितना स्ट्रांग है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो डॉलर है, इसकी जो डोमिनेंस है ना, ये डिड नॉट हैपन, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब नेगेशन, मेन वर्ब, बाई एक्सीडेंट। ये बाई चांस नहीं हुई है, बाई चांस कहो, बाई एक्सीडेंट कहो, ठीक है। ये बाई चांस नहीं है, क्या है ये? इट ट्रेसेस बैक टू द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। 1944 में, यानी कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये वहां तक इसके वो जाते हैं ट्रेसेस, इट ट्रेसेस बैक टू द 1944, ठीक है। व्हेन, जब द यूनाइटेड स्टेट्स डैश 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड रिजर्व्स। असली जो गेम है ना बेटा, ये गोल्ड ने करा है। जिस टाइम पे 1944 में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस टाइम पे अमेरिका के पास में दुनिया के 3/4 गोल्ड रिजर्व थे, यानी कि दुनिया में अगर 4 किलो सोना है तो 3 किलो अकेले अमेरिका के पास था। दिस इज वाई यूएस डॉलर इज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो देखो, तो अब यहाँ पे मैं ऑप्शन लगाना है, गैदर्ड, अमेरिका ने गैदर नहीं किया था, एक्चुअली में अमेरिका के पास था। अमेरिका रिजर्व्ड, रिजर्व करने का मतलब है साइड रख रखा था, आई डोंट थिंक सो। अमेरिका हेल्ड कह सकते हैं, अमेरिका होल्ड करता था क्या ये, तो हेल्ड इज द लाइकलीस्ट आंसर। एक्यूमुलेटेड का मतलब है कुछ इकट्ठा कर लिया हो ना, इकट्ठा नहीं किया था। अमेरिका हेल्ड, अमेरिका के कंट्रोल में था, ठीक है। तो इट वाज विद इन अमेरिकाज कंट्रोल, ठीक है। कितना? 2/3, मतलब 3/4, यानी कि 3/4। अमेरिका डिजाइंड द पोस्ट वॉर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, और क्योंकि अमेरिका की इतना बोलबाला था, तो अमेरिका डिजाइंड पोस्ट वॉर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। जो भी पोस्ट वॉर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर था, वो सब अमेरिका ने खुद डिजाइन करा अपनी सहूलियत के हिसाब से। कौन कौन? द आईएमएफ, आईएमएफ जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, एंड वर्ल्ड बैंक अराउंड इट्स करेंसी। और क्योंकि आज अगर आप, जैसे हमारे पड़ोसी भिखारी जो हैं, वो हर तीसरे दिन वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाते हैं कि दे दो जी अल्लाह के नाम पे, ठीक है, या जिसके भी नाम पे। आई एम नॉट टारगेटिंग पर्टिकुलर रिलीजन, आई एम टारगेटिंग पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। सो आई एम डेफिनेटली नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट दैट वन पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो डोंट टेक इट अदरवाइज। तो पहुंच जाते हैं वहाँ पे, कटोरा लेके, दे दो जी, दे दो, दे दो थोड़ा सा। तो अगर उनको देना भी हो, तो उनको किस में देंगे वो? ऑब्वियसली इन फॉर्म ऑफ डॉलर्स। आपको वहाँ पे पाकिस्तानी रुपया नहीं मिलेगा। इवन अगर हमें भी लोन लेना हो आईएमएफ से, या फॉर दैट मैटर वर्ल्ड बैंक से, तो किस में मिलेगा? डॉलर में मिलेगा, अमेरिकन डॉलर में। तो अमेरिकन डॉलर में मिलता है। तो जब आईएमएफ लेन देन डॉलर में कर रहा है,
जबकि IMF इज नॉट कि यूएस की कोई बैंक है, ये नहीं, ये दुनिया का है, जो दुनिया ने अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाया कायदे से। अगर इंडिया IMF से मांगे तो इंडियन करेंसी में मिलना चाहिए, या इंडिया जब वापस करे तो इंडियन करेंसी में वापस करे, बट दिस इज नॉट द केस। अमेरिकन डॉलर में ही व्यापार चलता है, अमेरिका ने इस तरीके से इनको डिजाइन किया, ठीक है। क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस, इसने ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे दैट विल रीइंफोर्स डॉलर प्राइमेसी फॉर जनरेशंस, जो कि आने वाली जनरेशंस तक डॉलर की जो प्राइमेसी है उसको बेसिकली बार बार रीइंफोर्स करते रहेंगे। दिस इज हाउ डॉलर इज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देखो, बट हिस्ट्री अलोन डजंट सस्टेन अ करेंसी, लेकिन सिर्फ इतिहास की वजह से एक कंट्री लंबे टाइम तक चल जाए, मतलब एक करेंसी लंबे टाइम तक चल जाए, तो दैट इज नॉट द केस, ठीक है। तो बट कंजंक्शन है हिस्ट्री अलोन, ध्यान देंगे। वैसे यहाँ पे ना जब हम पैसेजेस पढ़ते हैं तो आप देखेंगे अक्सर करके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं, बट हो गया, एंड हो गया, ठीक है, और हो गया, इनको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बट नॉर्मली स्टैंडर्ड ग्रामर में हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में या जो पैसेज के स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो हिस्ट्री अलोन, अकेली हिस्ट्री डज नॉट सस्टेन अ करेंसी, सिर्फ इतिहास काफी नहीं है एक करेंसी को सस्टेन करने के लिए, फिर क्या काफी है? What truly cements the dollar's status is the dash depth of US financial markets. जो चीज ट्रूली सीमेंट करती है डॉलर के स्टेटस को इज द डैश डेप्थ ऑफ मतलब यूएस फाइनेंशियल मार्केट। कैसी डेप्थ है? राइवल्ड, भैया ये राइवल वाली डेप्थ नहीं है, राइवल तो मतलब दुश्मन होते हैं, राइवल्ड डेप्थ नहीं है। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल का मतलब है कि उसके टक्कर में कोई नहीं है, इतनी डेप्थ किसी के फाइनेंशियल मार्केट में नहीं है जितनी कि यूएस फाइनेंशियल मार्केट में। सो इट लुक्स द लाइकलीस्ट आंसर। अनएक्सेप्शनेबल, देखो एक्सेप्शनल होता तो मैं कह सकता था कि यार आंसर हो सकता है एक्सेप्शनल डेप्थ है, ऐसी डेप्थ है जो किसी के पास नहीं है, बट ये तो कह रहा है अनएक्सेप्शनल, नो दिस कैन नॉट बी द आंसर। प्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड होता ना तो कह सकते थे, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जिसका कोई ऐसा एग्जाम्पल दूसरा हो ही नहीं पुराना, लेकिन प्रेसिडेंटेड का मतलब क्या है? जो लोगों ने इमेजिन किया था, जो लोगों ने सोचा था, या जैसा पहले एग्जाम्पल हमने देखा है, बट क्या ऐसा कोई और एग्जाम्पल हमने देखा है? द आंसर इज नो, ठीक है, ऑब्वियसली द आंसर इज नो। तो ऐसा नहीं होता है तो आप कहोगे सर कि प्रेसिडेंटेड नहीं होगा, तो द ओनली ऑप्शन इज अनपैरेलल्ड। नाउ आगे देखते हैं, अनपैरेलल्ड डेप्थ ऑफ यूएस फाइनेंशियल मार्केट। यूएस फाइनेंशियल मार्केट की जो अनपैरेलल्ड डेप्थ है ना, ये एक्चुअली में है जो कि यूएस के जो डॉलर का स्टेटस है इसको मेंटेन करता है। द यूएस ट्रेजरी मार्केट, जो यूएस का जो ट्रेजरी मार्केट है, वर्थ ओवर 26 ट्रिलियन डॉलर। जो यूएस का जो ट्रेजरी मार्केट है ना, ये 26 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। इज द वर्ल्ड्स अल्टीमेट सेफ हेवन, ये दुनिया की अल्टीमेट सेफ हेवन है। व्हेन क्राइसिस हिट, जब भी क्राइसिस आते हैं, ये वाला जो क्राइसिस है ये प्लूरल फॉर्म है, अगर यही सिंगुलर फॉर्म होता तो IS आता लास्ट में, ठीक है। एंड बिकॉज ये प्लूरल फॉर्म है इसीलिए प्लूरल वर्ब आ रखी है ना। जब क्राइसिस हिट करते हैं, चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, चाहे वो 2020 का क्राइसिस हो, द एंटायर वर्ल्ड स्क्रैम्बल्स फॉर डॉलर्स। तो पूरी दुनिया बस एक ही चीज के लिए भागती फिरती है, किस चीज के लिए? डॉलर कहाँ से मिले। जब जब मंदी आएगी, जब जब फाइनेंशियल मार्केट्स डूबेंगे, जब जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हालत खराब होगी, तब तब रिवाइवल का एकमात्र जो जरिया है दैट इज US डॉलर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एंड द फेडरल रिजर्व स्टैंड्स रेडी एज द ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व का मतलब है जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही वहां पे फेडरल बैंक है। और ऐसी सिचुएशन में चाहे क्राइसिस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये जो फेडरल बैंक है US में, ये रेडी रहता है, ये इट स्टैंड्स रेडी एज द ग्लोबल लेंडर, के ग्लोबल लेंडर बनता है कि भैया सबको उधार देंगे, जैसे मोदी जी सबको वैक्सीन बांट रहे थे ना, उस तरीके से ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम करेंगे आपकी मदद, इस तरीके से US करता है। परहैप्स मोस्ट पावरफुल आर द नेटवर्क इफेक्ट्स। परहैप्स, शायद सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज है ना वो है आपका नेटवर्क इफेक्ट। मतलब
और जस्ट वन फैक्टर, इतने सारे फैक्टर इस पैसेज के अंदर बता दिए गए कि वाई यूएस डॉलर इज सो स्ट्रांग। इतने सारे फैक्टर्स। नेटवर्क फैक्टर, देखो आज हम ना, आपने ग्रोथ के बहुत सारे कसीदे पढ़ते सुने होंगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हम ग्रो कर रहे हैं एंड वी आर बिकमिंग द ग्लोबल लीडर्स, ठीक है। बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। जो हमें बताया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है, वो हमारे न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, वो हमारे जो बिका हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, एकदम अपंग किस्म का एक जो क्रिपल्ड हमारा मीडिया है, वो हमें दिखाता है। और मीडिया हमें सिर्फ वो दिखाता है जो सरकारें चाहती हैं कि क्या दिखाया जाए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे? नो वन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके जानने वालों में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ता हो, नॉट इंडियन न्यूज़पेपर्स और इंडियन न्यूज़ चैनल्स? ऑलमोस्ट नोबडी यार। दैट मीन्स हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना कि हमारा ये बिका हुआ मीडिया हमें बताता है। और ये मीडिया की बहुत खराब हालत है। इंडिया से ज्यादा मीडिया की हालत खराब शायद ही कहीं होगी, शायद ही कहीं होगी। आपने रिसेंट में देखा, दिल्ली इलेक्शन से पहले इस मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को नंगा कर करके, भाई साहब, मतलब अगर इनका बस चलता तो एक्चुअली में ना, मैं तो फिगरेटिव सेंस में नंगा कह रहा हूं, लेकिन अगर इन लोगों का बस चलता तो अरविंद केजरीवाल को अपने स्टूडियो में लाके सच में नंगा करके वहां पे नचा देते ये लोग, जिस तरीके से उन्होंने उस आदमी की बेइज्जती करी थी। घोटालेबाज केजरीवाल, ये फलाना केजरीवाल, ये ढिमका केजरीवाल। कल को कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ये जो केस बनाया गया था, ये जो चीजें बनाई गई थी, ये सब फर्जी हैं। इवन कोर्ट ने कहा कि हमें इस केस का फैसला नहीं सुना रहे हम, वी आर ऑल टुगेदर रिजेक्टिंग दिस केस। दिस केस डजंट हैव एनी सब्सटेंस, इसके अंदर कुछ है ही नहीं जो इस केस को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया उसको। कितने मीडिया चैनल्स ने आपको दिखाया? आजकल सिर्फ जो कुछ एक यूट्यूबर बचे हैं ना बेचारे, सिर्फ वो दिखा पा रहे हैं, बिकॉज ये एक अपोजिशन पार्टी का लीडर है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अरविंद केजरीवाल, मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ केजरीवाल का, और ना ही मैं केजरीवाल का कोई फैन बनना चाहता हूँ। हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं चाहता भी नहीं हूँ मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर का या किसी भी पॉलिटिकल पर्सन का कोई फैन बनूँ। मेरी इतनी भी कम औकात नहीं है कि खामा खा के ये जो घोटालेबाज, ये जो करप्शन वाले लोग हैं, जो पूरे हिंदुस्तान का सत्यानाश करे जा रहे हैं, मैं उनका किसी का फैन बनूं। मैं उतना गिरा हुआ आदमी हूं भी नहीं कि इनके फैन बनूंगा मैं। तो ना तो मैं किसी मोदी जी का फैन हूं, ना किसी केजरीवाल का फैन हूं, ना किसी और का। बट जब ऐसी घटनाएं सामने आती है ना, तो दर्द होता है। डेमोक्रेसी जिसका उद्देश्य ये है कि हम फेयर तरीके से, साफ तरीके से इलेक्शंस कराएं, सब कुछ अच्छे से कराएं, वहां पे एक व्यक्ति को इसलिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में इलेक्शन है, और उसकी इमेज को इतना खत्म कर दिया जाता है कि ऑटोमेटिकली उसकी पार्टी की हार तय थी। जिस पार्टी का जो सर्वोच्च लीडर है, अगर उस पर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगेंगे कि वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा है, लोगों को पता भी नहीं था कि लिकर स्कैम, व्हाट इज लिकर स्कैम। आज अगर आप लोगों से जाके पूछोगे कि लिकर स्कैम था क्या, क्या आप जानते हैं? कोई नहीं जानता था, लेकिन लोगों की बस एक ही राय थी कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ने पकड़ रखा है, जेल में है, कोर्ट उसको अगर जमानत नहीं दे रहा है, दैट मीन्स उस व्यक्ति ने करप्शन किया है, वो खराब व्यक्ति है, वो घटिया है, उसको सरकार नहीं बनानी चाहिए। इस इमोशन पे वोट हुआ और आदमी हार जाता है। और इस इमोशन को किसने जनरेट किया? इस 2% के मीडिया ने, है ना। और हार गया यार चुनाव। लेकिन अब कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है कि ये केस फर्जी था, ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा था। कोर्ट ने जिन ऑफिसर्स ने ये केस चलाया था ना, उनकी इंक्वायरी करने की बात कही कि इनकी इंक्वायरी करो कि इन्होंने केस क्यों चलाया। दिस इज द रियलिटी। और हम क्या देखते हैं? हम उन्हीं न्यूज चैनल्स पे भरोसा करके सब कुछ मान लेते हैं, उसी मीडिया पे भरोसा करके सब कुछ मान लेते हैं कि अगर ये लोग कह रहे हैं तो सच है। बट ऐसा है नहीं। आज आपने खूब सुना होगा ना कि इंडिया वर्ल्ड लीडर बनते जा रहा है। अरे कद्दू के लीडर बन रहे हैं अपन लोग। एक बात बताइए आप, आज सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव क्या है? सोशल मीडिया, डेफिनेटली। आप कौन से सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं? आप मोबाइल फोन यूज करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में जो मोबाइल है वो इंडियन कंपनी का है? अब ये मत कहना मेरा मेड इन इंडिया है।
मेड इन इंडिया होने में और इंडियन कंपनी का होने में भी फर्क है। चाइना वाले आके इंडिया की लेबर यूज करके इंडिया में मोबाइल बना के और इंडिया वालों से प्रॉफिट कमा के चाइना में ले जाते हैं। क्या कद्दू मेड इन इंडिया है? इतू सा टैक्स लेता है भारत इनसे, क्योंकि भारत अभी ग्लोबल लीडर है नहीं। क्योंकि टैक्स लेने के लिए ना, टैरिफ लगाने के लिए पहले यहाँ पे औकात चाहिए होती है भाई, अभी है नहीं अपने पास में, इसीलिए इतू सा टैक्स मिलता है हमको और उसके बाद में चले जाते हैं लूट के हम लोगों को। जितने आपके हाथ में मोबाइल है ना, आई एम श्योर आप में से किसी के पास में भी ना कोई ऐसा मोबाइल नहीं होगा जिसकी जो पेरेंट कंपनी है ना वो इंडियन हो। आप जितने ऐप्स यूज करते हैं, यूट्यूब इंडियन नहीं है, फेसबुक इंडियन नहीं है, इंस्टाग्राम इंडियन नहीं है, व्हाट्सएप इंडियन नहीं है, टेलीग्राम इंडियन नहीं है। कौन से ऐप का नाम लोगे? छोड़ दीजिए सिर्फ एक एजुकेशनल ऐप्स को, जिनके अंदर आप कुछ वीडियोस देखते हैं सर्टेन, क्योंकि ये एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं और हम लोग इसलिए दे पा रहे हैं बिकॉज बाहर के लोगों का मीडियम इंग्लिश, और आप इंग्लिश मीडियम में समझ नहीं पाओगे, आपको हिंदी मीडियम चाहिए, इसलिए हम दे पा रहे हैं। नहीं तो हो सकता अब तक ये ऐप भी नीलाम हो चुके होते। दिस इज द रियलिटी। आप एक इंडिया की एक सिंगल चीज आप मुझे बता दीजिए जो कि विश्व स्तर पे यूज की जाती है। एक सिंगल आइटम इंडिया के पास में ऐसा नहीं है जो विश्व स्तर पे यूज किया जा रहा हो। फिर काहे के ग्लोबल लीडर बनोगे भाई? तो यूएस ना ऐसे ही स्ट्रांग नहीं है। आज आप देखो माइक्रोसॉफ्ट कहां से है? यूएस से है। आज ट्विटर कहां से है? यूएस से है। ओपन एआई कहां से निकल के आया है? यूएस से निकल के आया है। ओपन एआई, चैट जीपीटी, कितने एआई टूल्स हैं, उनमें से इंडिया का कौन सा है? गूगल कहां से है? यूएस से है। दिस इज वाई यूएस इज द अल्टीमेट वर्ल्ड लीडर। दिस इज वाई यूएस डॉलर इज देयर एंड इंडियन रुपीज हियर। ठीक है, देखो यहां पे यही कह रहा है, परहैप्स मोस्ट पावरफुल आर द नेटवर्क इफेक्ट्स, द मोर पीपल यूज डॉलर्स द मोर यूजफुल डॉलर्स बिकम। आज हम जितने भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, आपके बैंक से तो पैसे रुपए जाते हैं, लेकिन वो रुपए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं यूएस डॉलर में। आप अगर क्रोम खोल के किसी भी चीज के प्राइसेस देखोगे ना, बिना प्रेफरेंस सेलेक्ट करे तो आपको डॉलर में दिखाएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डॉलर, है ना। सो परहैप्स मोस्ट पावरफुल आर द नेटवर्क इफेक्ट्स, द मोर पीपल यूज डॉलर्स द मोर यूजफुल डॉलर्स बिकम। जितने ज्यादा लोग डॉलर यूज करेंगे, डॉलर उतना ज्यादा यूजफुल हो जाएगा और उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे। ऑयल इज प्राइस्ड इन डॉलर्स। हम ऑयल खरीदते हैं रसिया से, लेकिन उस ऑयल का प्राइस पता है किस में आता है? डॉलर्स में। इंटरेस्टिंग। हम ऑयल ईरान से भी लेंगे ना तो भी उसका प्राइस डॉलर्स में आता है मेरे भाई। ठीक है, आगे। इंटरनेशनल लोन्स आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। जितने भी इंटरनेशनल लोन्स हमें मिलते हैं, हमें या किसी को भी मिलते हैं, डॉलर्स में मिलते हैं। इवन द बूमिंग स्टेबल कॉइन मार्केट, स्टेबल कॉइन मार्केट वही है बूमिंग स्टेबल कॉइन मार्केट जो क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा ना। सो क्रिप्टो करेंसी भी अगर आपको खरीदनी है ना, तो आप किस में खरीदोगे? डॉलर्स में। आपको जो भी ट्रेडिंग वगैरह करनी है, सबसे पहले आपको किसी ऐप के थ्रू अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप कोई भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। दिस इज द रियलिटी। ठीक है, सो जो स्टेबल कॉइन मार्केट है वर्थ बिलियंस, जिसकी वर्थ है बिलियंस में, इज 99% डॉलर बैक्ड। यानी कि पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी का 99% बेसिकली डॉलर की वजह से। दिस क्रिएट्स डैश इनर्सिया। ये एक ऐसा इनर्सिया क्रिएट कर दे रहा है, बहुत तगड़ा इनर्सिया, जिसको अब कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। तो कैसा तगड़ा? कंबरसम नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। बेहमत एक नाउन है, हमें इस इनर्सिया नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, सो दिस शुड नॉट बी यूज्ड। जाइगेंटिक इज पॉसिबल एंड इनॉमस इज पॉसिबल। वो था पॉसिबल, इनॉमस एंड जाइगेंटिक। वैसे जाइगेंटिक इनर्सिया थोड़ा सा ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेज है, मैं कहूँगा करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है। इट इज़ अ बिट इडियोमेटिक। ठीक है, तो मैं जाइगेंटिक को यहाँ पर प्रेफर करूँगा। स्विचिंग कॉस्ट सिंपली टू, दोनों सिनोनिम्स होते हैं, वैसे दोनों ऑप्शंस डालने नहीं चाहिए थे यहाँ पे, बट डाल दिए, कोई बात नहीं है। स्विचिंग कॉस्ट्स आर सिंपली टू हाई फॉर एनी सिंगल कंट्री और ब्लॉक टू ओवरकम। अब अगर स्विच करना कोई चाहे ना, तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो डॉलर से स्विच नहीं कर पाएगा। कोई भी सिंगल कंट्री या कोई भी सिंगल पर्सन या कोई भी ब्लॉक, जैसे मान लीजिए 10 कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाए, तो क्या मिलके डॉलर से स्विच कर जाएंगे? वो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आगे। द यूरो रिमेन्स फ्रेगमेंटेड अक्रॉस 19 सोवेरेन इशूअर्स। ये जो यूरो है, ये आपको लगता होगा यूरो बहुत पावरफुल है,
बट द रियलिटी इज कि यूरो आज भी फ्रेगमेंटेड है अक्रॉस 19 सोवेरेन इशूअर्स, यानी कि 19 ऐसे हैं देश जो कि यूरो इशू करते हैं, उसके बाद भी आज यूरो फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। ठीक है। द युआन लैक्स कन्वर्टेबिलिटी एंड लीगल ट्रांसपेरेंसी। जो युआन है बेसिकली ये कन्वर्टेबिलिटी को लैक करता है और लीगल ट्रांसपेरेंसी भी इसके अंदर कम है। युआन कहाँ की मुद्रा है? और रेनबी, रेनबी, रेनबी ये भी चीन की है, दोनों ही। ठीक है, दोनों चाइना की हैं। सो युआन कह लो या रेनबी कह लो, दोनों ही चाइना की होती हैं ये। ठीक है, मतलब ये एक ही करेंसी के दो नाम है। डिजिटल करेंसीज फॉर नाउ हैव ओनली रीइंफोर्स्ड डॉलर डोमिनेंस। और जितनी भी डिजिटल करेंसीज आई है ना, वो बेसिकली डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको रीइंफोर्स करती हैं थ्रू डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन्स, जो कि डॉलर के द्वारा, डॉलर पैक्ड का मतलब है एक तरीके से जो डॉलर ड्रिवन है, जो डॉलर की वजह से ही, जो डॉलर के कब्जे में है एक तरीके से, ऐसे स्टेबल कॉइन्स मार्केट चल रहे हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एज द फेडरल रिजर्व कंक्लूड्स, जैसे कि आज फेडरल रिजर्व कंक्लूड करता है, बेरिंग अ कैटास्ट्रॉफिक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस। अगर छोड़ दिया जाए अचानक से कोई कैटास्ट्रॉफिक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाए अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में, द डॉलर विल लाइकली रिमेन द डोमिनेंट इंटरनेशनल करेंसी। तो डॉलर रहेगा, डॉलर विल लाइकली रिमेन रहेगा डोमिनेंट इंटरनेशनल करेंसी, जो ऐसी इंटरनेशनल करेंसी जो डोमिनेट करेगा फॉर द डैश फ्यूचर। जितना फ्यूचर हम देख सकते हैं ना, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के 15 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद इंडियन रुपीस डॉलर को ओवरटेक कर जाएगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपने जब से शुद्ध संभाली होगी तब से डॉलर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रुपए के मामले में बढ़ी है, घटी नहीं है। और एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट रुपी, इट्स अबाउट एनी करेंसी वॉट एवर। हर एक करेंसी के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू सिर्फ बढ़ रही है, दिन रोज घट नहीं रही है। तो जितना भी जो हमारा फोर्सिएबल फ्यूचर है उसमें अगर हम देखते हैं तो डॉलर रहने वाला है आगे तक, है ना। तो जस्टिफिएबल फ्यूचर कोई सेंस नहीं है, टेनेबल फ्यूचर कोई सेंस नहीं है। जस्टिफिएबल जिसको जस्टिफाई करा जा सकता है, ठीक है। टेनेबल जो बेसिकली फर्म है, तो फर्म फ्यूचर का कोई सेंस नहीं है। फोर्सिएबल मतलब जितना हम फोर्सी कर पा रहे हैं, जितना हम देख पा रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिडिक्टेबल फ्यूचर जिसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हम प्रिडिक्ट वाला नहीं, जितना भविष्य हम सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो करेक्ट होगा आगे। दैट इज नॉट ट्रिम्फेलिज्म। और ये जो बात कही गई है ना, ये कोई ट्रिम्फेलिज्म नहीं है, इट इज सिंपली द रियलिटी ऑफ अ करेंसी। ये सिंपली एक रियलिटी है एक करेंसी की, हुज स्ट्रेंथ इज वोवन इनटू द वेरी फैब्रिक ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो की बेसिकली बुनी गई है, करी गई है किसमें? जो ग्लोबल फाइनेंस की जो रियलिटी है ना उसमें। ठीक है, वेरी फैब्रिक ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, इनमें से अगर कोई सच हो तो, यानी कि ये ट्रू है नहीं, अगर कुछ सच हो जाए तो, वुड मोस्ट डायरेक्टली चैलेंज द आर्टिकल सेंट्रल आर्ग्यूमेंट दैट द डॉलर्स डोमिनेंस इज सेल्फ रीइंफोर्स्ड एंड डीपली इंट्रेंच्ड। यानी कि इनमें से क्या चीज ऐसी है जो सच होने पर जो डॉलर की डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर देगी? सिंपल शब्दों में क्वेश्चन को समझाऊं तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, लास्ट पहले ए वाला ऑप्शन, द यूरोपियन यूनियन अनाउंसेस प्लान्स टू इशू अ यूनिफाइड यूरो बॉन्ड वर्थ 20 ट्रिलियन क्रिएटिंग अ सिंगल लिक्विड सोवेरेन डेट मार्केट कंपेरेबल टू यूएस ट्रेजरी। पॉसिबल है भाई, अगर यूरो, जो यूरोपियन यूनियन है, ये कुछ ऐसा मतलब वो क्रिएट कर दें, वैसे ये ट्रू नहीं है, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा क्रिएट करें कि यूरो बॉन्ड बना दें, यूनिफाइड यूरो बॉन्ड, जो कि 20 ट्रिलियन का हो, 20 ट्रिलियन यूरो का, जो कि क्रिएट करे सिंगल लिक्विड सोवेरेन डेट मार्केट, जो कि यूएस ट्रेजरी के बराबर का हो। वहां पर 26 ट्रिलियन था, ये कह रहे हैं कि 20 ट्रिलियन का बना दें, तो कर सकता है चैलेंज? आई थिंक कर सकता है, कर सकता है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, आगे। चाइना फुली ओपन्स इट्स कैपिटल अकाउंट एंड अलाउज द renminbi to float freely while maintaining its current legal and political structures। भाई जो चाइना की करेंसी है ना, उसमें लीगल स्ट्रक्चर में ही दिक्कत बताई थी इसने, अगर उसी को नहीं सुधारेंगे तो क्या मतलब है? ठीक है ना, यहाँ पे था ना, यहाँ पे था चाइना वाला युआन का। हाँ, द युआन लैक्स कन्वर्टिबिलिटी एंड लीगल ट्रांसपेरेंसी।
तो अगर लीगल चीज़ों को ही नहीं सुधारेंगे तो फिर युआन क्या ऐसे कराएगा? तो इसका मतलब है कुछ नहीं कराएगा। हाँ, सीधी सी बात है यार, सिंपल बात। देखो आगे, अ कोलिशन ऑफ ब्रिक्स नेशंस लॉन्चेज अ न्यू डिजिटल करेंसी। एक कोलिशन ऑफ ब्रिक्स नेशंस जो है वो बेसिकली डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है जो कि बैक्ड बाई अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज, जो जिसको बैक करते हैं एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज से, बट इट इज ओनली यूज्ड फॉर बायलैटरल ट्रेड। क्या बायलैटरल ट्रेड करके, मतलब अगर किसी करेंसी को बायलैटरल ट्रेड तक लिमिटेड रखा जाए तो यूएस डॉलर को चैलेंज कर देगा? नॉट पॉसिबल। वो भैया ग्लोबल ट्रेड है। जिस तरीके से इंग्लिश का डोमिनेंस है ना लैंग्वेजेस के मामले में, आज हमने उसकी भी बात करी थी क्लास के दौरान, ठीक है, लेकिन उसी तरीके का डोमिनेंस आपका करेंसीज के मामले में डॉलर का है ना। आगे, द फेडरल रिजर्व अनाउंसेस दैट इट विल मेंटेन इट्स करंट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन डॉलर डोमिनेट। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डॉलर और अच्छा होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल की टोन कैसी है? स्केप्टिकल एंड क्वेश्चनिंग, क्या हम किसी चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं, डॉलर की भर भर के तारीफ है इसमें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अथॉरिटेटिव एंड कॉन्फिडेंट, सही बात है। अलार्म्ड एंड अर्जेंट, नहीं। न्यूट्रल डिटैच्ड, नहीं। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सॉर्बिटेंट? एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है लिमिट से ज्यादा कोई चीज, एक्सेसिव। अनफेयर और एक्सेसिव कह सकते हैं। मॉडेस्ट रीजनेबल, नहीं। टेम्पररी फ्लीटिंग, नहीं। शेयर्ड इक्वली अमंग नेशंस, नहीं। तो ये थे भाई आपके 2-3 क्वेश्चंस एंड रीडिंग बूस्टर। आई होप यू मस्ट हैव लर्नड समथिंग यूजफुल एंड, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी एंड आपको रियलिटी से रूबरू कराएगी कि व्हाट इज़ द रियलिटी। तो रियलिटी आपको भी पता होनी चाहिए, हमको भी पता होनी चाहिए। सिर्फ जो हमें बताया जाता है, जो हमें दिखाया जाता है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी जाननी है तो मैं हूँ आपके सामने, मैं आपको बताता रहूँगा रियलिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैप्पी होली इन एडवांस, दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।